उनकी मर्मांतक पीड़ा की कहानी को सुनकर शायद ही कोई होगा जो विचलित ना हो, क्योंकि उनकी पीड़ा, उनकी वेदना, उनके दर्द इतने गहरे थे, उनके शरीर पर घावों की गहराई से भी अधिक गहरे उनके दिलों के जख्म थे, जहाँ से ये आहें उठती थी कि अब उनका अस्तित्व ऐसे संकट में है, उनकी ज़िंदगी ऐसी लाचारी में है, ऐसी बेबसी में है, जहाँ से शायद वे अब कभी उबर नहीं पाएँगे। ऐसे में जब उनका संकट बहुत बड़ा होता है, तब पुणे से लगभग 2300 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके 7 लोगों का एक दल जब अपने ही हिंदू भाइयों, बहनों, माताओं और बच्चों की सहायतार्थ वहां पहुंचता है, तब उन लोगों के मन में आशा का संचार थोड़ी मात्रा में हो या ना हो, उन्हें कम से कम इतना तो एहसास हो ही जाता है कि हम इस दर्द में अकेले नहीं हैं। और जहाँ तक इन 7 लोगों का प्रश्न होता है, जब वे पुणे से चले थे, तब इनके मन में एक उत्साह था अपने हिंदू भाइयों और बहनों के दर्द को दूर कर लेने का। लेकिन जब वे 1946 के नवंबर महीने के सर्दियों के दिनों में नोआखली, बंगाल का वह हिस्सा जो अब बांग्लादेश में जा चुका है, पहुंचते हैं, तब उन्हें लगता है कि जिन सीमित साधनों को लेकर के वे अपने भाइयों, बहनों, माताओं और बच्चों की सहायता के लिए पहुंचे हैं, वे साधन ना सिर्फ सीमित हैं बल्कि नगण्य हैं। लेकिन उनकी भावना इतनी थी कि हम उनका दर्द बांटेंगे, हम सहानुभूति में उनके साथ रहेंगे। और इतना, शायद इतना काफ़ी था कि नोआखली के वे हिंदू जो अपने अस्तित्व पर मंडराने वाले संकट से पूरी तरह से हताश हो चुके थे, उनके अंदर कम से कम इतनी आशा तो जगी कि चलो कोई तो है जो यहाँ मुस्लिम परस्त होकर के नहीं, बल्कि हम हिंदुओं के लिए भी उसकी संवेदनाएं धड़कती हैं। और वे 7 लोग, जिनमें से एक व्यक्ति विष्णु करकरे नाम का एक वैसा हिंदू नेता होता है, हिंदू महासभा का नेता होता है, जो अहमदनगर का रहने वाला होता है और जो बाद में नाथूराम गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे के साथ मिल करके इस देश में होने वाले इस खतरनाक खेल को, जो विभाजन के बाद भी और कई विभाजन की संभावनाओं को जन्म देने वाला था, उसके विरुद्ध वे मोर्चा संभाल लेते हैं। मित्रों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो वार्ता में, जो वास्तव में नाथूराम, एक नायक की कहानी जिसे इतिहास ने खलनायक लिखा, श्रृंखला की 5वीं कड़ी में। और आज इस कड़ी में हम विष्णु करकरे यानी नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे के उस तीसरे मित्र यानी उस समूह के तीसरे सदस्य की चर्चा करेंगे, जो नोआखली की उन सर्दी के दिनों में इतनी लंबी यात्रा करके पहुंचता है और देखता है कि वहां पर कुरान रूपी भेड़िए पर सवार इस्लाम रूपी दैत्य हाथों में जिहाद रूपी नश्तर लेकर और इस्लाम को फॉलो करने वाले नरपिशाचों के झुंड के साथ लोगों के ऊपर मंडराते मंडराते वहां पर एक ऐसे खतरनाक नरसंहार का मंजर खड़ा किया हुआ है, जिसे देखकर कोई भी विचलित हुए बिना नहीं रह सकता। विष्णु करकरे का दिल रो रहा था, वह भीतर से हिल चुका था। और जब वहां पहुंचकर उसने देखा कि जो साधन वह पुणे से लेकर के आया है, वह साधन लगभग नगण्य है, तो उसका दिल और उसकी हिम्मत दोनों टूट चुके थे। फिर भी वो हार नहीं मानते हुए उसी सीमित साधन से, हिंदू महासभा के नाम से, वीर सावरकर के नाम पर उसने राहत कैंप खड़े किए। बच्चों, जिन्होंने उन बच्चों को जिन्होंने कई कई दिनों से अनाज का दाना तक नहीं देखा था, उनके लिए खाने का प्रबंध किया। लगभग दर्जन भर से ऊपर
वैसी स्त्रियों को जिन्हें इस्लामी नरपिशाचों ने बंधक बना रखा था, उनके साथ वे दुष्कर्म कर रहे थे, उन्हें विष्णु करकरे और उनके साथियों ने उनसे मुक्त किया। 20-25 से अधिक वैसे लोगों को जिन्हें जबरदस्ती आतंक के साये में इस्लाम कबूलवा लिया गया था, पुनः वापस घर वापसी यानी उन्हें हिंदू फिर से बना लिया गया था। इस प्रकार से जो कुछ भी उनसे बन पड़ता उस तरह की सहायता वे करते और अंत में जब उनको लगा कि उनके साधन अब पूरी तरह से खत्म होने वाले हैं, बुझे मन से निराश होकर के दिल में दर्द और मन में हृदय में क्रोध की ज्वालाग्नि जलाए हुए लौटते हैं और वे मान के चलते हैं कि इस्लाम रूपी उस दैत्य को पोषण करने वाला व्यक्ति, कुरान रूपी उस भेड़िए को चार पैरों पर दौड़ाने वाला व्यक्ति और जिहाद रूपी नश्तर से हिंदुओं को चुभाने वाला व्यक्ति, ये इस्लाम को फॉलो करने वाले नहीं बल्कि उसे प्रश्रय देने वाला वह व्यक्ति है या वे लोग हैं जो इनकी चाटुकारिता करते हैं। विष्णु करकरे का स्पष्ट इशारा गांधी की ओर था और अब उन्हें लौटना उनकी व्यवस्था थी, क्योंकि जब वे पुणे से चले थे तो उनके अंदर इस प्रकार का उत्साह था कि नोआखली पहुंच करके भी कुछ संसाधन स्थानीय स्तर पर वे जमा कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। उन्हें लौटना पड़ा आवेश के साथ, निराशा के साथ और संकल्प के साथ। लेकिन जब वे चले थे तो उन्हें भली भांति मालूम था कि वे एक ऐसे जगह पर जा रहे हैं जहां मुस्लिम परस्त मुस्लिमों का मसीहा बन करके वहां हिंदुओं के खिलाफ काम करेगा। और उसे यह भी पता था कि उसे और उसके बाकी के 6 साथियों को भी खतरा है, इसलिए जब वे यात्रा की रूपरेखा तैयार करने के बाद सबसे आखिरी एक महत्वपूर्ण काम करना भी वे ना भूले थे। वे पुणे स्थित हथियारों के एक व्यापारी जिसका नाम था दिगंबर बडके, जो बाद में गांधी वध के अभियान में एक सदस्य का दल बनने वाला था नाथूराम गोडसे के साथ, वहाँ से उन्होंने अपने लिए लोहे की जंजीरों के कवच का इंतजाम किया था, क्योंकि वे लोग हिंदू वेशभूषा में धोती कुर्ता और पगड़ी बांधे हुए वहाँ घूमने वाले थे। गांव-गांव में, घर-घर में जा कर के हिंदुओं को आश्वासन देने वाले थे, उनकी सहायता करने वाले थे। वैसे में उनके ऊपर भी उतना ही खतरा था जितना वहाँ के स्थानीय लोगों के मन में था, उनके जीवन पर था। जो भी हो, जब वे वहाँ से लौटते हैं तो लौटने के बाद अपनी पीड़ा को पूरी दुनिया के साथ साझा करने के लिए सबसे पहले विष्णु करकरे अपने मित्र नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे से मिलता है। लेकिन इसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये थी कि जब विष्णु करकरे, जो स्वयं में भी एक समर्थ व्यक्ति था धन के मामले में, लेकिन एक व्यक्ति का सीमित धन कभी भी पूरे समाज के लिए एक छोटा अंश ही हो सकता है। इसलिए भैया दूज के अवसर पर उसने पुणे की बहनों से आह्वान किया था कि उनके भाई जो वहाँ से सैकड़ों मील दूर बंगाल में रह रहे हैं, उनका जीवन संकट में है, उनके जीवन और उनके संपूर्ण समाज के जीवन और अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। ऐसे में बहनों को अपने भाइयों की रक्षार्थ सहायता देनी चाहिए और विष्णु करकरे के इस आह्वान पर एक ही दिन में लगभग 3-3.5 हज़ार रुपये जमा हो गए, जिसे ले करके ये लोग वहाँ जाते हैं और जो कुछ भी बन पड़ता है उसकी सहायता करके वे लौट आते हैं। लौट आने के बाद विष्णु करकरे जब नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे से मिलता है तो पहले तो उसे ये समझ में नहीं आता है कि जिस कहानी को उसने अपनी आंखों से देखा, उस कहानी को बता करके क्या सामने वाले को समझा पाएगा कि वो दर्द कितना गहरा था जिसे वो महसूस करके आए हैं। लेकिन फिर भी उसने बताया, विष्णु करकरे ने बताया कि गांधी जो वहाँ मुसलमानों का मसीहा बनकर के घूम रहा है, वो सुहरावर्दी के इशारे पर सारा काम कर रहा है और वो सुहरावर्दी वहाँ पर अपने पुलिस को इस काम में लगाए हुए था कि वो गांधी के इशारे पर घूम घूम करके सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के घरों से छोटे से छोटे शस्त्र अस्त्र चाकू छुरी को भी जमा कर लेता था, यह कहते हुए कि शांति स्थापित करने के लिए
वहाँ की गवर्नमेंट और गांधी चाहते हैं कि वे सभी हथियार जमा कर दें। वास्तव में वे सारे पुलिस वाले मुखबिरी कर रहे थे उन घरों की कि कहाँ कितना माल है, कहाँ पर माले गनीमत के रूप में धन है और सुंदर-सुंदर स्त्रियां हैं, और दिन भर वे तलवार और चाकू और छुरी उनसे जमा करवाते और रात में उन घरों की ओर इशारा करके मुसलमानों को हमला करने के लिए वहाँ पर एक तरह से कह लें कि गिद्धों को उनके पीछे छोड़ देते। जब इन कहानियों को विष्णु करकरे ने नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को सुनाया, तो उन्होंने ठीक वही महसूस किया जो विष्णु करकरे ने वहां जाकर अपनी आंखों से देख करके महसूस किया था। विष्णु करकरे का जीवन, जो इस घटना से हम एक झलक पाते हैं, वो एक झलक है एक वैसे संवेदनशील मानवीय व्यक्ति की जो इस देश की दुर्दशा से परेशान है, लेकिन इस व्यक्ति का जीवन इतना सरल नहीं था। विष्णु करकरे का जन्म बॉम्बे में हुआ था। इसके माता-पिता बचपन में ही चल बसे थे। तब इसका लालन-पालन, इसका पालन-पोषण एक अनाथालय में हुआ था। बॉम्बे के नॉर्थ कोर्ट स्थित एक अनाथालय में। उस अनाथालय में रहते हुए विष्णु करकरे ने अपने जीवन की उन कड़वी सच्चाइयों को जान लिया था, जिसे जान लेने के बाद प्रायः बालक, प्रायः युवक जीवन के एक ऐसी डगर को पकड़ लेते हैं, जहां उनका सारा जीवन सिर्फ और सिर्फ अभाव की पूर्ति और अपने जीवन को सुखमय बनाने में बीतता है। लेकिन विष्णु करकरे जब वहां से निकलते हैं तो बॉम्बे में ही एक चाय की दुकान पर नौकरी करके जैसे-तैसे जीवन को आगे बढ़ाने लगते हैं। पढ़ने का मौका तो मिलना नहीं था, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा, उससे सिर्फ मराठी पढ़ना और लिखना सीखा और हिंदी लोगों के सानिध्य में रह करके बोलना मात्र सीख पाए। और उसके बाद जब वो एक दुकान पर नौकरी करते-करते उन्हें लगा कि अब उनका जीवन यहाँ उतना सहज नहीं रहने वाला है, तब विष्णु करकरे, वो छोटा बालक, वहाँ से भागकर पूना चला जाता है। और फिर 15 साल तक वो पूना में रहते हुए ठीक वही काम करता है जो उसने बॉम्बे में सीखा था, यानी चाय, होटल, पानी, इन सब चीज़ों के व्यवसाय में लगा वहाँ जो कुछ भी और काम मिलता करता। फिर एक दिन अचानक उसे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी कमाया है, उन सारी कमाई को लेकर के उसे अब यहाँ से कहीं और जाना चाहिए। और फिर जैसे कोई अनजान डोर उसे खींचते हुए अहमदनगर ले जाती है, और विष्णु करकरे अहमदनगर जा कर के वहाँ पर बस अड्डे के पास में ही एक अपनी दुकान खोल लेता है, एक होटल खोल लेता है जहाँ वह चाय बेचता है। और फिर धीरे-धीरे वह चाय के साथ ही साथ वहाँ पर पूड़ियाँ बेचना शुरू कर देता है, और पूड़ियों को वह मिर्ची की एक चटनी के साथ बेचता है, जिसे वह अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए कहता है कि ये चटनी नहीं है, ये रक्त शोधक चटनी है। धीरे-धीरे करके उसकी मेहनत और लगन से उसका व्यवसाय चल निकलता है। फिर वो एक छोटा-सा होटल, जो एक मेकशिफ्ट व्यवस्था में थी, धीरे-धीरे करके बड़ा हो जाता है, पूँजी बढ़ती है, और फिर आने वाले दिनों में वो एक बहुत बड़े होटल और लॉज का मालिक बन जाता है, और उसके लॉज का नाम उस पूरे अहमदनगर में फैल जाता है, जिसे लोग डेक्कन गेस्ट हाउस कहते हैं। इतना ही नहीं होता है, विष्णु करकरे धीरे-धीरे सामाजिक जीवन में, जो स्वयं कभी पढ़ लिख नहीं सका, वह अपने आस-पास के बच्चों को पढ़ाने के लिए तन-मन से जुट गया था। उनके पढ़ने लिखने में, विशेष करके गरीब और अनाथ बच्चों के पढ़ने लिखने में जो कुछ भी सहायता वह कर सकता था, वह खुद करना चाहता था। उन्हें उन बच्चों को वो अपने यहाँ ठहराता, उनके खाने-पीने की व्यवस्था करता और हर तरह से मदद करता। इस प्रकार वह एक तरफ तो अपने व्यक्तिगत जीवन की उन्नति की ओर बढ़ता था, अपने परिवार, जो स्वयं अनाथ था, अब वह विवाहित होकर के एक भरा-पूरा परिवार का मुखिया था, और साथ ही साथ उसने बहुत सारे लोगों को नौकरी दे रखी थी। और साथ ही साथ उसके मन में एक और भी पीड़ा थी कि यह देश हिंदुओं का है, और यहाँ पर जिन लोगों ने ब्रितानियों से सौदा करके इस देश को
हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखने के लिए कभी अंग्रेज तो कभी मुसलमान करते रहते हैं, उनके खिलाफ भी इसके मन में पीड़ा थी और ये पीड़ा उसके मन में और अधिक स्पष्ट रूप से तब झलकने लगी जब यह हिंदू महासभा का जिला सेक्रेटरी बन जाता है। उसी क्रम उसी क्रम में इसने जहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के अतिरिक्त वह तमाम वो सामाजिक कार्य करता था जो एक संवेदनशील व्यक्ति कर सकता है। विष्णु करकरे ने एक नाटक मंडली भी बना रखी थी। वह अहमदनगर में आने वाले उन तमाम लोगों की सहायता करता था जो पाकिस्तान से लूट-पिट करके आए थे। शरणार्थियों को वो बहुत लंबे समय तक अपने ही होटल से भोजन कराता रहा, उनके रहने की व्यवस्था करता रहा। जो कुछ भी मदद था, कहने का मतलब कि विष्णु करकरे एक जीता जागता ऐसा उदाहरण था जिसने अभाव की जिंदगी जीने के बाद भी अपनी परवाह नहीं की, अपने ऊपर कम से कम खर्च करके बाकियों के लिए अधिक से अधिक खर्च करता। उसी क्रम में 1938 की बात है, जब वीर सावरकर रत्नागिरी से छूट करके बॉम्बई परमानेंटली रहने चले गए थे और हिंदू महासभा के कार्यक्रमों के लिए वे अलग अलग स्थानों पर जाते थे। उसी क्रम में 1938 में जब वे अहमदनगर आए, तब उस समय तक विष्णु करकरे ने एक नाटक मंडली भी खड़ी कर ली थी। तो विष्णु करकरे ने वीर सावरकर से कहा कि वो चाहता है कि उसके कार्यक्रम में वीर सावरकर आएँ, और वीर सावरकर ने जब कहा कि उन्हें काफ़ी व्यस्तता है और वो बहुत कम समय दे पाएँगे, तो विष्णु करकरे ने कहा कि उनका आना और केवल आकर के चले जाना ही उसके लिए काफ़ी होगा। और जिस प्रकार की व्यवस्था विष्णु करकरे ने कर रखी थी, उस क्रम में एक नाटक का आयोजन किया गया और जब वीर सावरकर आए, तो 15 मिनट छोड़ दीजिए, लगभग वो 3 घंटे तक उस कार्यक्रम में रहे। इस प्रकार विष्णु करकरे की धाक और शाख दोनों जमती गई थी। हिंदू महासभा के कार्यक्रमों के निमित्त ही वो पहली बार नारायण आप्टे से मिला था और फिर उसी के माध्यम से वह नाथूराम गोडसे से भी पुणे में जाकर मिला। ये तीनों एक दूसरे को जानते थे, फिर धीरे धीरे इनके बीच में काफ़ी निकटता बढ़ती चली गई। अहमदनगर में रहते हुए जहाँ एक ओर वो व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह से सफल रहा था और उसने वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी की चुनाव भी लड़ करके उसका वो मेंबर बन गया था म्यूनिसिपल बोर्ड का। हर तरह से संपन्न होते हुए भी जो पीड़ा विष्णु करकरे को खाई जाती थी, उसी पीड़ा की झलक हमने देखी जब 1946 में वो नोआखली तक चला जाता है धन संग्रह करके हिंदुओं की सहायतार्थ। ठीक वही पीड़ा इसके मन में थी कि हैदराबाद की रियासत में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम ढाए जा रहे थे, उसे दूर करने के लिए बारंबार इसके अंदर का वो संवेदनशील प्राणी चिंतित हो उठता था, जो चाहता था कि इस तरह के हर शोषण को वो जिस किसी भी प्रकार से ख़त्म कर सके, वो ख़त्म करना चाहता था। इस सिलसिले में वो हमेशा एक वीरोचित कार्यक्रम को, एक वीरोचित अभियान को की वकालत करता था, यानी जरूरत पड़े तो शिवाजी की तरह छापामार युद्ध से, गुप्त क्रांति से इन तमाम विधर्मियों से लड़ा जाए। और इस निमित्त ही नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे के बीच में इस तरह की बातों का एक तरह से कह लें कि एक गोपनीय मंत्रणा होती रहती थी कि किस प्रकार से हथियारों का जखीरा जमा किया जाए, और फिर इनके उद्देश्य भिन्न भिन्न होते थे। सबसे पहले नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, ये नाथूराम गोडसे हमेशा संपादकीय पर अधिक ध्यान देते। अखबार यानी हिंदू राष्ट्र के संपादन और उसके प्रकाशन पर उनका मुख्य फोकस होता। नारायण आप्टे भ्रमण करके तमाम वैसे कार्यक्रम करते जो सशस्त्र क्रांति की ओर उन्हें ले जाता था। लेकिन विचार में वे तीनों एक थे और बाकी वे सारे लोग भी इनके साथ थे जो इसमें किसी न किसी प्रकार की सहायता करते थे। नारायण आप्टे, नाथूराम गोडसे और विष्णु करकरे का मानना था कि विभाजन की घोषणा हो चुकी है और विभाजन तो अवश्यंभावी ही लग रहा है। ऐसे में इसे रोकने का एकमात्र तरीका ही हो सकता है कि जिन लोगों ने विभाजन की मांग की थी, उन सारे के सारे नेताओं को उनके दिल्ली में रहते हुए ही एक ही जगह पर उन्हें बम से उड़ा दिया जाए। ज्ञातव्य है कि नारायण दत्तात्रेय आप्टे सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रितानी फौज में रिक्रूटमेंट ऑफिसर के रूप में एयरफोर्स में इसने अपनी सर्विसेज दी थी। उस क्रम में एयरफोर्स के अधिकारियों से नारायण आप्टे को ये जानकारी मिली थी कि मोर्टार नामक हथियारों से
दुश्मनों के गढ़ों को तबाह किया जा सकता है। तब से ही नारायण आप्टे के मन में मोर्टार को लेकर के काफ़ी तरह की परिकल्पनाएं बनी रहती थी और इस निमित्त वो धन संग्रह करना हो, बंदूकें जुटानी हो, स्टेनगन जुटाना हो और फिर फिल्मों में देखी और फिर उन्हीं अधिकारियों से सुनी गई एक फ्लेम थ्रोवर नामक हथियार, इन सब चीज़ों को लेकर के बड़े ही रोमांटिक अंदाज में नारायण आप्टे, विष्णु करकरे एक ऐसी कल्पना में जीते थे। एक ऐसे कल्पना से मतलब एक ऐसे सपने को देखते थे कि पाकिस्तान जाने वाली हर उस ट्रेन को, जिसमें बंटवारे के बाद जो एसेशन लाइबिलिटीज़ जो वहाँ जा रहे थे, हथियार जाने वाले थे, पैसे जाने वाले थे, सामान जाने वाले थे, यहाँ तक कि पाकिस्तानी अधिकारी जाने वाले थे, उन सबों को बीच रास्ते में ही उड़ा दिया जाए। और फिर बॉम्बे, पुणे और अहमदनगर में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं थी जो इस राष्ट्रीय यज्ञ में अपना योगदान न देते। और इस निमित्त ये तीनों प्राणपण से जुटे हुए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विष्णु करकरे की इस रूप में थी कि वे अहमदनगर में रह करके हथियारों का एक जखीरा तैयार करना चाहते थे और इसमें उनकी सहायता करने के लिए उनके समूह में एक चौथा व्यक्ति भी आ गया था। उसकी कहानी हम अगले एपिसोड में लेंगे, यानी मदन लाल पाहवा, जो स्वयं ही एक शरणार्थी के रूप में पाकिस्तान से लुट-पिट करके आया था। जहां एक ओर अहमदनगर में मदन लाल पाहवा और विष्णु करकरे की जोड़ी थी, वहीं दूसरी ओर पुणे में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे की जोड़ी थी। अभी तक सिर्फ और सिर्फ नाथूराम गोडसे, विष्णु करकरे और नारायण आप्टे मिला करते थे और बाकी, लेकिन नारायण आप्टे की दुनिया अलग थी। नारायण आप्टे वैसे लोगों की तलाश में रहते थे जो उनकी इस मिशन में, उनके इस अभियान में अधिक से अधिक धन राशि इकट्ठा करा सके, जिसमें उनकी इच्छा थी कि दिल्ली में रहते हुए पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग जब मीटिंग करने बैठें, तब या तो उन्हें मोर्टार से उड़ा दिया जाए, या फिर फ्लेम थ्रोर मार के उन्हें उड़ा दिया जाए, या फिर इतनी संख्या में स्टेन गन मिल जाए कि स्टेन गन से ही उन्हें भून दिया जाए। इस क्रम में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे पुणे में प्रयास कर रहे थे और हैदराबाद की रियासत में हिंदुओं की दुर्दशा को देख करके जो प्रतिकार की भावना थी, उस निमित्त विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा अहमदनगर में प्रयास कर रहे थे। लेकिन सबों की मंजिल एक थी। सफलता इन्हें इन कार्यों में सिर्फ इतनी मिल रही थी कि लोगों की सहायता तो मिल रही थी, लेकिन नारायण आप्टे के सपने का मोर्टार उन्हें कभी नहीं मिला, फ्लेम थ्रोअर कहीं नहीं मिला। हाँ, कहीं से रिवॉल्वर, कहीं से बंदूक की व्यवस्था तो हो जाती, यहाँ तक कि स्टेन गन की भी व्यवस्था हो गई थी। हम हथियारों वाले एपिसोड में, अगले एपिसोड में आएंगे, जहाँ हम इस बात की जानकारी लेंगे कि कैसे जब नाथूराम गोडसे अकेले चले तो उन्हें नारायण आप्टे मिलते हैं और फिर इन दोनों को विष्णु करकरे, और फिर विष्णु करकरे जो मदन लाल पाहवा से मिल चुके थे, फिर ये चारों इकट्ठे होते हैं। तो इन चारों की कहानी जो अपने अभियान को लेकर के आगे बढ़ती है, उसमें मदन लाल पाहवा की एक कहानी है जिसे हम आगे के एपिसोड में लेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि विष्णु करकरे की कहानी इसमें समाप्त हो जाती है, क्योंकि इन सबों के जीवन की कहानियाँ जहाँ आकर के रुकती हैं और जहाँ आकर के एक अर्थ विराम पाती हैं, वहाँ से इनके जीवन की एक बहुत बड़ी कहानी और आगे दूर तक जाती है।